नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, बंगाल के नतीजे आने के बाद से ही बीजेपी लगातार श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद कर रही है। स्वाभाविक ही है, बीजेपी की जो पुरखा पार्टी थी भारतीय जनसंघ, उसके वो संस्थापक थे और बंगाल के ही थे, कलकत्ता में ही पैदा हुए थे। तो लगातार पिछले 4 दिनों से या कई दिनों से श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया जा रहा है। बल्कि उसके पहले चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री ने उनको याद किया और जब जीत मिली तो कहा गया कि बीजेपी ने अपना पितृ ऋण उतारा है। तो सवाल है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? उनके बारे में अच्छी बुरी दोनों तरह की बातें की जाती हैं। मैं यहां उनके सिर्फ आलोचना करने के लिए या उनको किसी खलनायक की तरह पेंट करने के लिए नहीं बैठा हूं। मेरा मकसद ये समझना और समझाने की कोशिश करना है कि इतिहास की गलियां बड़ी धोखादेह होती हैं। आप उनको जब वहां उतरते हैं तो आपको बड़ी सावधानी से उतरना चाहिए। आप मूर्तियां तो बनाते हैं, लेकिन उन मूर्तियों के पीछे जो व्यक्ति होता है उसके सच से कई बार आंख मिलाना आपके लिए मुश्किल होता है। खैर, हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे लौटते हैं। इसमें संदेह नहीं कि बहुत बड़े परिवार से थे वो। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी, और बड़े का मतलब सिर्फ संपन्न, आर्थिक तौर पे संपन्न परिवार की बात मैं नहीं कर रहा हूं। वो सांस्कृतिक रूप से भी बहुत सुसंस्कृत परिवार जिसको कहते हैं, वहां से थे। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे और वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के वीसी भी बने थे। बल्कि पिता की तरह पुत्र भी वीसी बना। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक कमाल और किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने बांग्ला पढ़ी, अंग्रेजी पढ़ी, लगभग हर जगह प्रथम श्रेणी हासिल की। फिर वकालत भी पढ़ी, बैरिस्टरी की पढ़ाई की, जो उन दिनों सबसे शानदार पढ़ाई मानी जाती थी। और इन सबके साथ जो सबसे बड़ा काम है वो उन्होंने 33 साल की उम्र में, कल्पना कर सकते हैं जब यहां बहुत सारे लोगों की पीएचडी पूरी नहीं होती है, 33 साल की उम्र में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के वीसी बन गए थे। इतनी कम उम्र में कहीं कोई वीसी नहीं बनता है। जाहिर है कि उनकी प्रतिभा, उनकी मेधा, उनकी विद्वत्ता का सम्मान था। और उनके वीसी रहते ही गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जो भारत की महानतम सांस्कृतिक विभूतियों में एक है, उन्होंने वहां दीक्षांत समारोह में वक्तव्य दिया था, वो भी बांग्ला में दिया। तो आप देखिए कि भारतीयता के प्रति श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक सहज आकर्षण, एक सहज रुझान था। इसके अलावा भारतीय भाषाओं की पढ़ाई उनके रहते ही, हालांकि उनका कार्यकाल महज 4 साल का था, 1933 से 1938 के बीच का, इन 4 वर्षों में उन्होंने भारतीय भाषाओं में वहां पढ़ाई शुरू करवा दी। तो निस्संदेह ये वो सारे मोर्चे हैं जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनंदनीय नजर आते हैं। लेकिन सवाल कहां से खड़े होते हैं? वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं। वो भारत छोड़ो आंदोलन की मुखालफत करते हैं। उस आंदोलन के विरोध में बहुत सारे लोग थे। मुझे मालूम है कि लेफ्ट की पार्टियों ने भी विरोध किया था, लेकिन लेफ्ट की पार्टियों ने सरकार को चिट्ठी नहीं लिखी थी कि आप इस आंदोलन का दमन कीजिए। उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी, और उस समय बंगाल के राज्यपाल थे जॉन हर्बर्ट। कहा कि कांग्रेस से इस तरह निपटा जाए कि आंदोलन जमीन पे जड़ न पकड़ सके। तो सच्चाई ये है। असल में ऐसा उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि तब वो बंगाल की सरकार में शामिल थे। बंगाल में उन दिनों सरकार चल रही थी प्रजा कृषक पार्टी की, और वो उस सरकार के उप मुख्यमंत्री थे। आपको यह भी बता दूं कि उसके मुख्यमंत्री थे फजलुल हक, और यह सरकार मुस्लिम लीग के समर्थन से चल रही थी। मुस्लिम लीग के गठजोड़ के साथ
बंगाल में सरकार चला रही थी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रहते विश्व हिंदू परिषद, माफ करेंगे, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का ये अकेला गठजोड़ नहीं था। सिंध में भी उन्होंने सरकार बनाई थी और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी सरकार बनाई थी। तो मुस्लिम लीग की, जिसकी आज बीजेपी इतनी आलोचना करती है, आज किसी, मतलब मुझे याद है कि जब पाकिस्तान गए थे लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी के सबसे सम्मानित नेताओं में एक, और उन्होंने जिन्ना को सेक्युलर बोल दिया था, तो उनको लगभग पार्टी से बेदखल कर दिया गया था। और यहां तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष हैं, वो तो सरकार चला रहे थे मुस्लिम लीग के साथ। आपको कुछ तथ्य और बता दूं, वैसे जोड़ दूं ये कि बाद के दिनों में उनको समझ में आया कि ब्रिटिश जो सरकार है वो क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ कुछ ज्यादा दमन भरा बर्ताव कर रही है। उसकी उन्होंने आलोचना भी की थी। तो न्याय संगत बात ये है कि उनके इस पक्ष को भी याद रखा जाए। उन्होंने पाया कि उनको भी मंत्री होते हुए भी बंगाल के कई इलाकों में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है जहां बाढ़ आई थी और सब कुछ हुआ था। दिलचस्प बात ये एक और है, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के बंटवारे को तो छोड़ दीजिए, उसमें बहुत सारे लोगों को शामिल करने की बात की जाती है, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने माउंटबेटन को चिट्ठी लिखी थी कि भारत बटे न बटे, बंगाल तो हर हाल में बटना चाहिए। शायद वो नोआखाली की घटनाओं से बहुत आहत थे, जो स्वाभाविक था, तो उन्होंने बंगाल के बटने की वकालत की थी। और तो और बंगाल के लिए एक उन्होंने बाकायदा होमलैंड की कल्पना की थी और उसकी शुरुआत में कई लोगों के साथ वो शामिल भी थे। यानी वो एक स्वतंत्र बंगाल की बात कर रहे थे और अकेले नहीं थे, उनमें सुहरावर्दी भी शामिल थे और उनमें शरद बोस, जो सुभाष चंद्र बोस के भाई, भी शामिल हैं। ये जानकारी मैंने विकिपीडिया से ली है। लेकिन ये सच है कि वो उस दौर में बंगाली अस्मिता के और हिंदू बंगाली अस्मिता के प्रतीक बनना चाहते थे। फजलुल हक के साथ सरकार चलाने के बावजूद, और फजलुल हक छोटे नेता नहीं थे, बहुत बड़े नेता थे। भारत की लड़ाई में भारत की आजादी की लड़ाई में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये सच है कि उन्होंने पाकिस्तान में भी गृह मंत्री की भूमिका संभाली बाद में, और ईस्ट पाकिस्तान जो तब था, बांग्लादेश में भी अहम जिम्मेदारियां निभाई। लेकिन हम बात तो कर रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और उनके साथ इन ऐतिहासिक दबावों की। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आजादी के बाद कांग्रेस के विरोध के बावजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पहली सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को रखते हैं, मंत्री बनाते हैं। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस हिंदू कोड बिल को अंबेडकर हर हाल में पारित कराना चाहते थे, उसके विरोध में खड़े थे। आज भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर का बहुत नाम लेती है, अंबेडकर के आदर्शों की बात करती है, लेकिन भूल जाती है कि अंबेडकर को खिन्न होकर जो इस्तीफा देना पड़ा था, उसके पीछे एक वजह हिंदू कोड बिल को पेश करने में नाकामी भी थी। उसका विरोध करने वालों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, और वो हिंदू कोड बिल था जो हिंदू धर्म में बहुपतित्व सहित कई चीजों पर रोक लगाता था। वो एक तरह की आधुनिकता चाहते थे, जिसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी और तमाम लोगों ने, आरएसएस ने विरोध किया था। तो ये उस समय की सच्चाई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर कश्मीर के सिलसिले में बार बार याद किया जाता है। जब धारा 370 तो बीजेपी का नारा है, असल में धारा तो इंडियन पिनल कोड में होती थी, संविधान में अनुच्छेद होता है। तो अनुच्छेद 370 था, जिसके शुरू में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वकालत की थी, कहा था कि ठीक है, यानी जब उस पर चर्चा हो रही थी। बाद में उनको लगा, शायद उचित लगा हो, लोग राय बदलते हैं अपनी,
कि ये तो एक देश के भीतर नहीं चलना चाहिए। दो प्रधान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसी के साथ उन्होंने जम्मू प्रजा परिषद के साथ सत्याग्रह शुरू किया और वो 1953 की बात है। वो उन्होंने पहले चिट्ठी लिखी नेहरू को कि तुम इस प्रस्ताव को न मानो। नेहरू ने उनको अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संधियों का हवाला दिया, मजबूरी बताई, लेकिन वो आंदोलन करने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि ना, हम तो दाखिल होंगे कश्मीर में। उनको 11 मई को लखनपुर में गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी तबीयत बिगड़ गई। 23 जून को उनके मृत्यु की खबर आई पुलिस हिरासत में जम्मू कश्मीर में। ये बहुत दुखद था। एक बहुत बड़े नेता थे, अपनी सारी तरह तरह की अंतर्विरोध वाली धारणाओं के बावजूद देशभक्त थे और कश्मीर के जो भारत में विलय की शर्तें थी उनको लेकर उनके असंतोष भी जायज थे। बस इतना था कि धीरे धीरे शायद वो शर्तें अपने आप मध्यम होती होती गायब हो जाती, जो हो भी गई थी। जिस धारा अनुच्छेद 370 को बाद के दिनों में 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया, वो तो काफी पहले सड़गल गया था। उसमें प्रधानमंत्री पद की, कश्मीर में दाखिल होने के लिए अलग परमिट की आदि की व्यवस्था थी, तो कब की खत्म हो चुकी थी। तो खैर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इस तरह गुजरना बहुत त्रासद था। उसने एक देशव्यापी हूक पैदा की, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेने वाली भारतीय जनता पार्टी को असल में उनके जीवन से कुछ और सबक लेना चाहिए। एक तो यही कि इतिहास के बारे में इतनी सपाट धारणाएं नहीं होनी चाहिए कि अमुक देशद्रोही था, हम देशभक्त थे। आप थे ही नहीं कहीं उन दिनों। तो आजादी की लड़ाई में, भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस ने अपने आप को अलग रखने का फैसला किया था। इस इतिहास को हम कैसे भूल सकते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसका विरोध किया था। इस इतिहास को हम कैसे भूल सकते हैं? लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इतिहास की इन टेढ़ी गलियों से, इतिहास की इन आड़े तिरछे रास्तों से जब आप गुजरते हैं तो आपको तमाम चीजों को बड़ी सावधानी से देखना चाहिए। उस पर फतवे नहीं देने चाहिए, नारे नहीं उनको बनाना चाहिए, उनके नाम पे ऐसी गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए कि देश फिर से बंटता दिखे। अगर वाकई बंगाल की जीत के बाद बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देना चाहती है, तो वो कम से कम एक ऐसा सम्यक रास्ता चुने जो लगे कि इतिहास की भूलों का परिमार्जन जिसमें संभव है और जिसमें एक साझा संस्कृति विकसित करने की बात संभव है। हालांकि फिर मैं कह रहा हूं कि ये मेरा निजी आशावाद दिखता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बीजेपी प्रतीकों की राजनीति। हाँ, एक बात और जो मैं कहना भूल गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी गांधी की हत्या से बहुत आहत हुए थे। मुझे नहीं मालूम कि उनको पता था या नहीं कि सत्या में सावरकर की भी भूमिका मानी जाती है और हिंदू महासभा की भी, लेकिन वो इस हत्या से बहुत आहत थे। उन्होंने इसे बहुत बड़ा आघात बताया था, तो एक बड़ी बात थी। तो लेकिन मुश्किल ये है कि बीजेपी कुछ सीखने को तैयार नहीं दिखती। वो प्रतीकों का इस्तेमाल भर करना जानती है, वो मूर्तियों को की पूजा करना जानती है, वो देवताओं की मूर्तियां बनाती है, नेताओं की मूर्तियां बनाती है। अपने नेता नहीं मिलते हैं तो विपक्ष से नेता उठा लाती है, वहां से मूर्तियां बना लेती है। तो मूर्तियों के खेल से आगे, आदर्शों के स्थापत्य से आगे, जीवन के व्यवहार में भी एक बड़ी शालीनता, एक बड़ी समग्रता, एक बड़ी जिसको सहिष्णुता की उम्मीद मैं करूं, ये मेरी निजी कामना है। बस इतना ही। शुक्रिया।